Yes, so hello everyone, Hitesh here. Today we're gonna talk about the movie Transformers 3. ये मूवी मेरी सीरीज ट्रांसफॉर्मर का थर्ड पार्ट है जिसका कंप्लीट नेम है ट्रांसफॉर्मर द डार्क साइड ऑफ द मून। इसके पहले मैंने ऑलरेडी इसके दो पार्ट्स काफ़ी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर रखे हैं। अगर आपने वो दोनों पार्ट्स नहीं देखे तो उन दोनों का ही लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से भी जाकर उन दोनों को चेकआउट कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ। इस कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है साइबरट्रोनियन ग्रह, जहां पर अब ऑटोबॉट्स और साथ ही डिसेप्टिकॉन के बीच में एक महायुद्ध छिड़ चुका होता है। दोनों ही आपस में एक दूसरे के ऊपर हावी होने की कोशिश करते हैं। वो चाहते थे कि उन दोनों में से कोई एक पार्टी जीत जाए और साइबरट्रोन उनका हो जाए। उसी वक्त वहां पर एक स्पेसशिप जिसके अंदर एक काफी न्यू टेक्नोलॉजी भरी पड़ी थी, वो वहां से निकलने की कोशिश करता है। उस स्पेसशिप का नाम होता है आर्क शिप, जिन्हें ऑटोबॉट्स का लीडर सेंटिनल प्राइम चला रहा होता है। मगर तभी वहां पर कुछ डिसेप्टिकॉन्स उस पर हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से उसका शिप भारी नुकसान में पड़कर वहां से निकल तो जाता है, मगर थोड़ी दूर के बाद में क्षतिग्रस्त होने के कारण धरती वाले चांद पर जाकर गिर जाता है। इसके बाद में हमें धरती पर सीन दिखाया जाता है 1961 का, जहां पर अब अमेरिका को लगता है कि जरूर चांद पर कुछ एक ऐसी जगह है जो कि बिल्कुल अंधेरे से घिरी है। लगता है जैसे वहां मानो जरूर कुछ ना कुछ एलियन टेक्नोलॉजी मौजूद है। और जब इस बात का पता यूएस के प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी को चलता है तो वो एक नई टीम बनाता है और कहता है कि जल्द से जल्द वहां पर जाइए और उस नई टेक्नोलॉजी की खोज कीजिए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि रूस हमसे पहले उस नई टेक्नोलॉजी को इस दुनिया के सामने लेकर आए। अब तक अंतरिक्ष में सिर्फ सैटेलाइट ही थे जिनकी मदद से धरती पर वो सारी जानकारियां मिला करती थी जो कि अंतरिक्ष में बीत रही होती थी। मगर इस बार अब यूएस ने ठान लिया था कि वो अपना एक स्पेस मिशन बनाएंगे जिसके अंदर वो एक टीम तैयार करते हैं। और अब 8 सालों की कड़ी मेहनत के बाद में यानी कि 1969 के अंदर फाइनली उनका एक स्पेस प्रोग्राम कंप्लीट हो ही जाता है और उसमें कुछ एस्ट्रोनॉट बैठकर अब अंतरिक्ष की ओर निकल जाते हैं और सीधा चांद पर पहुंचते हैं, जिनमें नील आर्मस्ट्रांग और साथ ही यूरी गागारिन भी होते हैं। चांद पर पहली बार कदम रखने के बाद में अब पूरी दुनिया में मानो एक लहर सी छा गई थी कि अमेरिका ने पहली बार चांद पर कदम रखा। और वहीं पर नील आर्मस्ट्रांग और यूरी गागारिन चांद को और ज्यादा एक्सप्लोर करते करते वहां पहुंच जाते हैं जहां पर आर्क शिप एक्सीडेंटली पड़ा होता है। और जब वो उसके अंदर जाकर तहकीकात करने लगते हैं तो उन्हें वहां पर बहुत ही बड़े बड़े रोबोट्स मिलते हैं जो कि और कोई नहीं बल्कि ऑटोबॉट्स ही होते हैं। मगर इन सभी चीजों को देखकर वो काफी ज्यादा डर जाते हैं। अब उनके पास में ज्यादा टाइम और ऑक्सीजन भी नहीं होती है, इसलिए वो बस कुछ वहां से छोटी सी जानकारियां ही निकाल कर और कुछ ऑब्जेक्टिव अपने साथ में लेकर वापस धरती पर आ जाते हैं। और वहीं से कहानी हमारे प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होती है, जहां पर हमें इस कहानी का लीड कैरेक्टर यानी कि सैम विटविकी दिखाया जाता है। इसके लास्ट 2 पार्ट के अंदर उसकी गर्लफ्रेंड मिकेला दिखाई गई थी, लेकिन न जाने क्यों शायद बजट इश्यूज के कारण इस मूवी के अंदर उसकी इस हीरोइन को चेंज कर दिया गया। यहाँ पर हमें एक मॉडल दिखाई जाती है जिसका नाम होता है कार्ली, और अब सैम कार्ली के साथ में ही रहता है। हालांकि 2 बार वो धरती को बचा चुका होता है बड़े बड़े हादसों से, मगर इस वक्त भी उसके पास में कोई जॉब नहीं होती, वो जॉबलेस होता है। इस समय तक सैम ने अपनी कॉलेज की डिग्री और साथ ही यूएस प्रेसिडेंट से एक मेडल भी जीत लिया होता है, मगर अब भी उसके पास जॉब न होने के कारण वो घर में बेरोजगारों की जिंदगी जी रहा होता है। इसके बाद में हमें ऑटोबॉट्स की एंट्री दिखाई जाती है जो कि अब यूएस मिलिट्री के साथ मिलकर डिसेप्टिकॉन्स को ढूंढ ढूंढ कर मारने लगते हैं। और तभी वहां पर उनके लीडर जनरल विलियम को यूक्रेन में कुछ डिसेप्टिकॉन्स के होने की खबर चलती है और वहीं से सारे ऑटोबॉट्स अब पहुंच जाते हैं यूक्रेन में। इसी वक्त हमें यहाँ पर एक साइंटिस्ट भी दिखाए जाते हैं और साइंटिस्ट जानबूझकर उन सभी ऑटोबॉट्स को वहां पर लेकर आए थे क्योंकि उनके पीछे एक राज छिपा था। और तभी वहां पर पहुंच जाते हैं बड़े बड़े डिसेप्टिकॉन्स जिनके अंदर उनको लीड कर रहा होता है ड्रिलर, जो कि साइज में काफी ज्यादा बड़ा था। और वो उस बिल्डिंग को फाड़ता हुआ पूरी जगह को तबाह करता हुआ आगे निकल जाता है। अब क्योंकि ड्रिलर को रोका नहीं जा सकता था, तब वहां पर पूरे ऑटोबॉट्स के लीडर यानी कि ऑप्टिमस प्राइम को बीच में आना ही पड़ता है। और अब उसके पास में एक ट्रक भी होता है जिसके अंदर उसके बचाव के हथियार यानी कि स्वॉर्ड एंड शील्ड भी पड़े होते हैं। और उन दोनों की मदद से वो ड्रिलर को मजा चखाने ही लगता है, मगर मौका पाकर वहां से ड्रिलर भाग जाता है। लेकिन वो जिस चीज को यहाँ पर चुराने के लिए आए थे वो चीज उनसे वही छूट जाती है। और जब ऑप्टिमस प्राइम उसे देखता है तो उसे पता चलता है कि ये तो ऑटोबॉट्स की इनर सोल है। जिस तरीके से इंसानों के अंदर उनकी इनर सोल आत्मा कहा जाता है, उसी तरीके से ऑटोबॉट्स के अंदर भी एक इंटरनल पावर सोर्स होता है जिसकी मदद से वो हर चीज को कम्युनिकेट करके एक दूसरे से कॉन्टेक्ट किया करते थे। और साथ ही अगर बॉडी खराब हो
जाए तो अपने पार्ट्स को चेंज भी किया कर सकते थे। जब ऑप्टिमस प्राइम को ये पता चलता है कि अभी भी कुछ ऐसी जानकारियां हैं जो हमें नहीं पता और इंसानों ने गुप्त रूप से छिपा रखी है, तो वह इंसानों के लीडर्स के पास में आकर गुस्सा होता है और उन्हें कहता है कि जब हमने तुमसे सौदा किया था तब हमने तुम्हें कहा था कि हमारे पास में जो भी इंफॉर्मेशन होगी हम तुम्हें देते रहेंगे और इसी के बदले में तुम्हारा भी उत्तरदायित्व बनता है कि तुम्हें जो भी इंफॉर्मेशन पता है वो सारी हमसे शेयर की जानी चाहिए। आखिर तुमने हमें इस बारे में क्यों नहीं बताया कि यूक्रेन के अंदर इंसानों के पास में ऑटोबॉट से रिलेटेड कोई एक पार्ट पड़ा है। वहीं पर अब उसकी बातें सुनकर CSI डायरेक्टर अब उसे कुछ ऐसे लोगों से मिलवाती है जो कि नासा के एक ऐसे मिशन में शामिल थे जो कि जानकारी बहुत ही खुफिया रखी गई थी। आज तक उस जानकारी के बारे में किसी भी आम इंसान को पता नहीं है और तभी वहां पर नासा के प्रोग्राम से रिलेटेड कुछ एस्ट्रोनॉट्स पहुंच जाते हैं और उनसे बातचीत करने के बाद में ऑप्टिमस प्राइम को ये पता चलता है कि 1969 में जब धरती से एक स्पेस प्रोग्राम के तहत यहां से एक रॉकेट लॉन्च किया गया था तो चांद पर पहुंचकर कुछ उसे ऐसी तस्वीरें मिली जो कि काफी ज्यादा भयानक थी। उन तस्वीरों को देखते ही ऑप्टिमस प्राइम ये समझ जाता है कि ये फोटोज तो हमारे आर्क शिप की है और तब उसे पता लगता है कि उसके अंदर तो हमारे लीडर सेंटिनल प्राइम थे। अब ऑप्टिमस प्राइम बिना वक्त गवाए अपने सभी साथियों को लेकर सीधा चांद के उस डार्क साइड पर पहुंच जाते हैं जहां पर आर्क शिप एक्सीडेंटली क्रैश हुआ पड़ा था और जब वो उसके अंदर जाते हैं वहां की छानबीन करते हैं तो उसे खोलने के बाद में उन्हें अब फाइनली सेंटिनल प्राइम मिल ही जाते हैं जो कि प्राइम्स में से एक होते हैं और तब वहां पर उन्हें कुछ पिलर्स भी मिलते हैं जिनके अंदर 4 ब्लू और एक रेड पिलर होता है। अभी पिलर्स क्या है इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। जब धरती पर सारे ऑटोबॉट सेंटिनल प्राइम को लेकर आते हैं तो उनके अंदर बिल्कुल भी जान नहीं बची होती है क्योंकि हजारों सालों से वो बस चांद पर गिरे थे। अब जैसा कि हमें पता है कि लास्ट पार्ट के अकॉर्डिंग ऑप्टिमस प्राइम को जिंदा करने के लिए सैम विटविकी ने मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप का यूज किया था। तो ऑप्टिमस प्राइम जानते थे कि मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप किसी को भी जिंदा कर सकती है और वो उसी का इस्तेमाल करके सेंटिनल प्राइम में भी जान फूंक देते हैं और जैसे वो जागते हैं तो सबसे पहले तो वो वहां पे तबाही मचाना शुरू कर देते हैं क्योंकि उन्हें अभी भी लगता है कि जंग जारी है और डिसेप्टिकॉन हम पर भारी पड़ रहे हैं। मगर तब वहां पर ऑप्टिमस उन्हें समझाता है कि आप अभी धरती पर हैं, यहाँ पर इंसानी लोग रहते हैं, ये हमारा ग्रह नहीं है, हमारा ग्रह तो काफी सालों पहले तबाह हो चुका है। हमने आपको आर्क शिप से निकाला क्योंकि इंसानों ने हमें बताया कि ऐसे अब भी कुछ राज हैं जो कि हमने आपसे शेयर नहीं किए थे और उन्हीं की बात मानते हुए हम चांद पर आए और हमें आप मिल गए। अब यहाँ पर गाइज मैं आपसे इस कहानी में जुड़े कुछ फैक्ट्स के बारे में बात कर लेता हूँ। इसके अंदर ऑप्टिमस प्राइम की जिस कैरेक्टर ने आवाज दी है वो और कोई नहीं बल्कि नन अदर देन अक्षय कुमार हैं। वैसे मुझे अक्षय कुमार की आवाज काफी ज्यादा पसंद है बट लिटरली गाइज इस मूवी के अंदर ऑप्टिमस प्राइम की आवाज को जस्टिस करने के लिए आई डोंट थिंक कि अक्षय कुमार जी की आवाज सूटेबल रही होगी क्योंकि हमने पिछले 2 पार्ट्स में जिस इंसान की आवाज सुनी ऑप्टिमस प्राइम से रिलेटेड वो मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी थी। बाकी आप मुझे आपका ओपिनियन बता सकते हैं कि आपको अक्षय जी की आवाज कैसे लगी। वही सीन शिफ्ट होता है सैम विटविकी पर और अब हमें दिखाया जाता है कि एक कंपनी में उसे जॉब मिली जाती है और फाइनली ये खुशखबरी देने के लिए वो अपनी गर्लफ्रेंड कार्ली के पास जाता है। कार्ली एक बहुत ही बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी में जॉब कर रही होती है और वो देखता है कि कार्ली और साथ ही उसके बॉस के बीच में संबंध काफी अच्छे हैं। हालांकि इस वक्त ये बात सैम को पसंद तो नहीं आती लेकिन अब उसका बॉस है तो वो क्या ही कर सकता था। दूसरी ओर हम डिसेप्टिकॉन्स के लीडर मेगाट्रॉन को देखते हैं। हर पार्ट में हमने देखा कि किस तरीके से मेगाट्रॉन का शरीर वो अपने किसी दूसरी गाड़ी में बदलकर चेंज कर लेता था मगर इस बार वो काफी ज्यादा बुरी हालत में था क्योंकि उसके शरीर का पिछले टाइम ऑप्टिमस प्राइम ने काफी बुरा हाल किया था और वो अपने सभी डिसेप्टिकॉन्स को बुलाकर ये इन्फॉर्मेशन देता है कि मुझे पता चला है कि चांद पर जो लोग नासा के थ्रू गए थे उनमें कुछ लोग ऐसे शामिल हैं जिनको पता है कि डार्क साइड में क्या छिपा है। मैं चाहता हूं कि उस चांद के मिशन में जितने भी लोग मौजूद थे तुम सभी जाकर उन्हें जान से मार दो क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन काफी खास है और ये इन्फॉर्मेशन ऑटोबॉट्स तक नहीं पहुंचनी चाहिए। और इसी बात को सुनकर वहां से कुछ डिसेप्टिकॉन्स निकल पड़ते हैं और नासा के उस प्रोग्राम में 1969 में जो लोग भी शामिल थे अब वो उन्हें खत्म करने लगते हैं। और इसी के साथ अब एक इंसान और होता है जिसका नाम होता है जेरी, जो कि अपनी शख्सियत छुपाता हुआ एक कंपनी में काम कर रहा होता है नॉर्मल क्लर्क का। उसी कंपनी में सैम भी होता है। हालांकि सैम को पता नहीं था कि जेरी नासा के उसी प्रोग्राम में शामिल था जिसके अंदर डार्क साइड ऑफ मून के अंदर कुछ राज छिपे थे। और तभी वहां पर जेरी सैम को पहचान जाता है। वो कहता है कि मैं जानता हूं 2 बार धरती पर हमले हुए थे जिनके अंदर ऑटोबॉट्स और डिसेप्टिकॉन्स शामिल थे। मेरे पास कुछ ऐसे राज हैं जिनके अंदर चांद के पीछे छिपे कुछ ऐसी दुनिया के बारे में मुझे पता है जो कि तुम्हें पता होना काफी ज्यादा जरूरी है। और वो एक छोटा सा पेपर सैम को देकर अपने काम को वापस करने के लिए पहुंच जाता है। मगर तभी वहां पर ब्लैक स्क्रीन नाम का एक डिसेप्टिकॉन पहुंच जाता है और वो उससे पूछता है कि तुम नासा में काम करते थे, तुमने जरूर सैम को कुछ बताया, मुझे बताओ कि तुमने उससे क्या कहा है वरना
मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। मगर इस वक्त जेरी उसे कुछ भी नहीं बताता और गुस्से में आकर ब्लैक स्क्रीन उसे उस कंपनी से नीचे पटक देता है, जिसकी वजह से उसकी जान चली जाती है। अब जब सैम ये सारी बातें देखता है तो उसे पता चल जाता है कि जरूर कोई ना कोई बड़ा हादसा हमारी ओर आने वाला है। वो सबसे मदद मांगता है, CIA डायरेक्टर के पास में भी जाता है और उन्हें कहता है कि मुझे पता चला है कि चांद की डार्क साइड के अंदर जरूर कुछ राज छिपे हैं और उनमें से कुछ इंसान उस राज को दबाना चाहते थे, मगर अभी तक वो उस राज से पर्दा नहीं उठा पाए थे। मैं चाहता हूं कि आप ऑटोबॉट्स को मेरे साथ में भेजो ताकि मैं उस चांद के राज को निकाल पाऊं। मगर CSI डायरेक्टर उसकी कोई भी बात नहीं सुनती और उसे वहां से जाने के लिए कह देती है। अब वहां पर सैम के पास में कोई भी चारा नहीं होता और तब वो फाइनली कॉल लगाता है एजेंट सिमंस को, जो कि सेक्टर 7 के कभी बहुत ही अच्छे एजेंट हुआ करते थे, और उनकी मदद लेने के लिए अब वो सीधा उनके घर में पहुंच जाता है। अब वो सभी मिलकर एविडेंस जुटाना शुरू कर देते हैं कि आखिर चांद पर ऐसे क्या राज दबे हैं जिनकी वजह से पूरी नासा और ऑटोबॉट्स और डिसेप्टिकॉन के बीच में जंग छिड़ी पड़ी है। और तब उन्हें कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है कि US के बाद में रशियन की टीम भी वहां पर पहुंची थी। एक रशियन स्पेस शटल भी था जिसने US के बाद में वहां पर जाकर कुछ फोटोज क्लिक करी थी, मगर उन लोगों के धरती पर आने के बाद में उन सभी की मौत की खबर मिली है। न जाने वो कैसे मर गए। कार एक्सीडेंट के अंदर कोई क्यों मर सकता है? जो इंसान एक स्पेस शटल चलाना जानता है तो कार एक्सीडेंट उसका क्या ही बिगाड़ सकती है। और फाइनली सिमंस अपने कुछ डिटेक्टिव्स को रशियन की उसी टीम के पीछे लगा देता है और काफी दिनों की जांच पड़ताल के बाद में अब वो सभी पहुंच जाते हैं उन रशियन एस्ट्रोनॉट्स के पास में जो कि US के बाद में वहां पर पहुंचे थे। उनसे बातें करने के बाद में उन्हें पता चलता है कि अपोलो 11 जो कि US की तरफ से चांद पर भेजा गया था, उन्हें वहां पर एक ऐसी मशीन मिली थी, एक ऐसा स्पेस शटल मिला था जिसके अंदर एलियन टेक्नोलॉजी थी, मगर इस बारे में उन्होंने इस दुनिया को कुछ भी नहीं बताया। और हम जब वहां पर गए तो हमने वहां पर कुछ ऐसी फोटोज क्लिक की जिन्होंने सभी का दिमाग हिला दिया। वहां पर कुछ ऐसे रोबोट्स मौजूद थे जो कि बड़े बड़े पिलर्स को खींचकर लेकर जा रहे थे, और तब वहां पर सैम को पूरी की पूरी गणित समझ में आ जाती है। अब सैम को यह पता चलता है कि अपोलो 11 के पहुंचने से पहले डिसेप्टिकॉन्स ऑलरेडी चांद पर पहुंच चुके थे, और जो न्यू टेक्नोलॉजी वाला आर्क शिप जिसके अंदर सेंटिनल प्राइम मौजूद थे, वहां पर डिसेप्टिकॉन्स पहले ही जाकर काफी सारे पिलर्स को चुपचाप छिपा चुके थे। मगर इसके पीछे रीजन क्या था? और थोड़ी बहुत जांच पड़ताल करने के बाद में सैम को यह पता चलता है कि वो सभी पिलर्स को चलाने के लिए सिर्फ एक ही ऑटोबॉट काम आ सकता था, जो कि था सेंटिनल प्राइम। मगर उस बड़े से हादसे के चलते सेंटिनल प्राइम कोमा में चला गया था और डिसेप्टिकॉन्स के पास में वो पावर नहीं थी जिससे कि वो सेंटिनल प्राइम को जगा पाए। वो पावर सिर्फ और सिर्फ थी ऑप्टिमस प्राइम के पास में, क्योंकि मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप ऑप्टिमस प्राइम के पास ही था, और वो बस ये इंतजार ही कर रहे थे कि कब सारे के सारे ऑटोबॉट्स चांद पर आए और सेंटिनल प्राइम को जिंदा करें, क्योंकि सेंटिनल प्राइम ही एक ऐसा शख्स है जो कि सारे पिलर्स को चालू करके इस धरती पर और चांद के बीच में एक ऐसा पुल बना सकता है जिससे कि चांद पर छिपे सारे के सारे डिसेप्टिकॉन्स धरती पर आ सकते हैं। अब मैं यहाँ पे गाइस आपको बताना चाहता हूँ कि पिलर्स के अंदर एक शक्ति होती है जो कि पूरी तरीके से एक नए ब्रह्मांड को बना सकती है। नॉर्मली हर बार ट्रांसफॉर्मर्स की सीरीज में एक ना एक तो ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जो कि हमारी दुनिया को हर बार साइबरट्रोनियन दुनिया में बदलने की कोशिश करती है। पार्ट 1 में हमने देखा ऑलस्पार्क, पार्ट 2 के अंदर हमने देखा एनर्जॉन, और इस पार्ट 3 में हमें दिखाया गए हैं एनर्जिकल ऑप्टिसाइड पिलर्स, जिनकी मदद से अब पूरे की पूरी दुनिया को साइबरट्रोन में बदला जा सकता था। ये पिलर्स भी बिल्कुल ऑलस्पार्क की तरह ही काम करते थे, यानी कि अगर वो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक चीज के संपर्क में आएंगे तो वो उसे म्यूटेट कर देंगे, एक ट्रांसफॉर्मर बना देंगे। अब चाहे तो वो ट्रांसफॉर्मर ऑटोबॉट बने और या फिर डिसेप्टिकॉन, मगर वो म्यूटेशन जरूर करेगा। अब जब ये सारी बात सैम को पता लग गई थी कि वो सारी एक चाल है डिसेप्टिकॉन्स की सेंटिनल प्राइम को जगाने की, तो वो फटाफट से अब US के अंदर CSI और सभी सारे ऑटोबॉट्स को बताने के लिए निकलता है कि तुम्हारी जान खतरे में है। सेंटिनल प्राइम ऑटोबॉट से नहीं बल्कि डिसेप्टिकॉन से मिला हुआ है। और जब वो रास्ते में जा रहा होता है तभी वहां पर मेगाट्रॉन के भेजे हुए कुछ डिसेप्टिकॉन्स उसके ऊपर हमला कर देते हैं। और फिर यहाँ पे हमें दिखाया जाता है इस कहानी का वन ऑफ द बेस्ट सीन, जहां पर बम्बल भी सैम विटविकी की जान बचा रहा होता है, क्योंकि उनके पीछे पड़े होते हैं काफी सारे डिसेप्टिकॉन्स जो कि एक एक करके वहां पर रोड पर चल रही मौजूद सभी गाड़ियों को उड़ाने लगते हैं। मगर फिर भी फाइनली बम्बल भी काफी ज्यादा मेहनत करके सैम को वहां से बचा ही लेता है और वहां से निकाल लेता है। वहीं दूसरी ओर अब सेंटिनल प्राइम भी अपने उस नींद से उठ जाता है और वो उनसे पूछता है कि तुम जब चांद पर आए थे तो तुम्हें जरूर 5 पिलर्स भी मिले होंगे, वो 5 पिलर कहाँ हैं? मगर सभी ऑटोबॉट उसे बताने से मना कर देते हैं, क्योंकि सभी ऑटोबॉट ने इंसानों के साथ में सौदा किया था कि अंतरिक्ष की कोई भी एलियन टेक्नोलॉजी वो किसी के साथ में भी बताएंगे नहीं। अब जब ऑटोबॉट उसे इस बात को बताने से मना कर देते हैं तो सेंटिनल प्राइम को गुस्सा आ जाता है और वो वहीं अपनी बंदूक से आयरन हाइड को शूट कर देता है। इसे देखकर वहां पर जो और ऑटोबॉट्स मौजूद होते हैं वो उससे लड़ने की कोशिश करते हैं, मगर सेंटिनल प्राइम तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर
था और वो एक एक करके वहाँ पर मौजूद सारे के सारे ऑटोबॉट्स की छुट्टी कर देता है। वहीं दूसरी ओर अब ऑटोबॉट्स को पता लगता है कि हमारे लोगों पर सेंटिनल प्राइम ने हमला किया है, तो वो अब CSI की लोकेशन पर पहुंचने की कोशिश करते हैं। मगर उसी बीच वहाँ पर पहुंच जाते हैं बहुत सारे डिसेप्टिकॉन्स और अब वहाँ पर बहुत सारे ऑटोबॉट्स और डिसेप्टिकॉन के बीच में एक धाकड़ फाइट हमें दिखाई जाती है। और जैसा कि मैंने आपको लास्ट 2 पार्ट्स में भी बताया कि ट्रांसफॉर्मर सीरीज अपने CGI के लिए ही जानी जाती है। टीन एज और साथ ही छोटे बच्चों को ये फाइट्स काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है। वहीं हमें दिखाया जाता है इस पूरी कहानी का सबसे बेहतरीन डिसेप्टिकॉन जिसका नाम है शॉकवेव। पर्सनली गाइस बताऊं तो मुझे सारे डिसेप्टिकॉन्स में शॉकवेव सबसे ज्यादा पसंद आया। वहीं ऑटोबॉट्स में मेरा फेवरेट है ऑप्टिमस प्राइम। आप सभी मुझे कमेंट के अंदर जरूर बताइएगा कि आपका फेवरेट ऑटोबॉट और साथ ही फेवरेट डिसेप्टिकॉन कौन है। वहीं हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहां पे अब सेंटिनल प्राइम अपने सारे 5 पिलर को मिलाकर इस धरती से चांद का वो रास्ता जोड़ देता है, जिससे कि सारे चांद पर मौजूद डिसेप्टिकॉन इस धरती पर आ सकते थे। और जैसे ही जब वो इस प्रक्रिया को कर रहा होता है तो वहां पर पहुंच जाता है ऑप्टिमस प्राइम और वो उसे रोकने की कोशिश करता है। मगर तब सेंटिनल प्राइम उसे कहता है कि तुम मुझे नहीं रोक सकते ऑप्टिमस, और अगर मैं चाहूं तो चुटकियों में तुम्हें मार सकता हूं, मगर मैं तुम्हें मारूंगा नहीं क्योंकि तुम भी एक प्राइम हो, मेरे काफी अच्छे दोस्त हो। क्या तुम्हें याद है आज से हजारों साल पहले जब हम साइबरट्रॉन पे रहा करते थे, हम वहां के भगवान थे, मगर यहाँ देखो हमारा क्या हाल है, हम तो यहाँ पर जैसे इंसानी टुकड़ों पर पल रहे हैं। मगर तब वहां पर ऑप्टिमस प्राइम उससे कहता है कि इंसान काफी अच्छे हैं, उनके अंदर जज्बात हैं, उनके अंदर फीलिंग्स हैं, और मैं नहीं चाहता हूं कि आप उन्हें नुकसान पहुंचाएं। अगर सारे डिसेप्टिकॉन्स इस धरती पर आ गए तो वो इस पूरी इंसानी जाति का विनाश कर देंगे, हर किसी को जान से मार देंगे। प्लीज आप जिस रास्ते पर हैं उसे छोड़ दीजिए, डिसेप्टिकॉन्स का साथ मत दीजिए। मगर तब सेंटिनल प्राइम के सर पर तो नशे का भूत सवार था और वो इस ताकत के नशे में चूर होकर ऑप्टिमस प्राइम की कोई भी बात को नहीं मानता और जितने भी डिसेप्टिकॉन्स चांद पर मौजूद होते हैं उन सभी को धरती पर बुला लेता है। और धरती पर आने के बाद में अब इस धरती पर कहर मचना शुरू हो जाता है। वहां पे सारे के सारे डिसेप्टिकॉन हर किसी को जान से मारने पर उतारू हो जाते हैं और साथ ही अब वो US मिलिट्री के पास में एक संदेश भी भेजते हैं और वो कहते हैं कि अगर तुम हमारे प्रकोप और हमारे कहर से बचना चाहते हो तो जितने भी ऑटोबॉट्स मौजूद हैं उन सभी को यहाँ से दूर भेज दो। अगर वो यहाँ पर रहे तो हमारी तुम्हारे से जंग चलती रहेगी और हम तुम्हें कभी भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अब इस बात से US मिलिट्री, CSI और सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ये डिसाइड करते हैं कि हम अब ऑटोबॉट्स का साथ नहीं देंगे, क्योंकि उनका साथ देने पर सारे डिसेप्टिकॉन्स हमारे पीछे पड़ गए हैं। और अब इसी बात को सुनकर सारे के सारे ऑटोबॉट्स वहाँ से धरती से निकलने के लिए तैयार हो जाते हैं और एक बड़े से स्पेसशिप के अंदर सभी वहाँ से निकलने लगते हैं। हालांकि सैम नहीं चाहता था कि सारे ऑटोबॉट्स धरती से चले जाएं, क्योंकि वो जानता था कि डिसेप्टिकॉन्स बिल्कुल बुरे हैं और अगर ऑटोबॉट्स इस धरती पर नहीं रहेंगे तो डिसेप्टिकॉन तो पूरी तरीके से इस धरती को नष्ट ही कर देंगे। मगर वो मजबूर था क्योंकि उसके हाथ में एक छोटा सा डिसेप्टिकॉन घड़ी के रूप के अंदर बैठा हुआ था और वो ये चाहता था कि वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन ऑटोबॉट से निकलवा ले कि वो कौन सी दुनिया में जा रहे हैं, उनकी रणनीति क्या है। मगर तब वहां पर ऑप्टिमस प्राइम समझ गया था कि सैम के पास में जरूर कोई ना कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो हमसे सारी के सारी क्वेश्चंस पुट अप कर रहा है। मगर तब वहां पर ऑप्टिमस प्राइम उससे कहता है कि हमारी लड़ने की कोई भी रणनीति नहीं है, हम तो बस तुम्हारी दुनिया को छोड़कर जा रहे हैं, अब ये तुम्हारी दुनिया तुम्हारे हवाले है। और वहां से सैम को अलविदा कहकर वो सभी निकल जाते हैं। ऑटोबॉट्स के इस धरती से चले जाने के बाद तो धरती पर जैसे मानो महाकाल छा गया हो, क्योंकि सारे डिसेप्टिकॉन अब इस धरती को अपना बनाने के लिए हर किसी जगह को तबाह कर रहे थे, सारी बिल्डिंग्स को गिराने लगते हैं, वहां पर इंसानों की जानें लेने लगते हैं। और तब हमें वहां पर इस कहानी का सबसे बड़ा प्लॉट रिवील होता है। सेंटिनल प्राइम जब साइबरट्रॉन से भागा था तो उसके पास में कई हजार पिलर्स थे जिनकी मदद से वो एक एनर्जी सोर्स क्रिएट करके अपने साइबरट्रॉन ग्रह को फिर से बना सकते थे। और अब जब उसके पास में 5 मेन पिलर्स और बाकी सभी डिसेप्टिकॉन्स के द्वारा लाए गए बहुत ही सारे पिलर्स होते हैं तो वो उन सभी की मदद से अब इस धरती के एक ऊंचे टावर पर चढ़कर अपने साइबरट्रॉन को फिर से क्रिएट करने लगते हैं, जिनमें उनका साथ देता है डिलन, जो कि कार्ली का बॉस होता है। और जब कार्ली इस बात को देखती है कि डिलन ने हमारे साथ धोखा किया, उसे पता था कि जब चांद पर रशियन की पूरी टीम पहुंची थी तो उन्हें पैसों में खरीद लिया गया था और वो पैसे दिए थे सारे के सारे डिसेप्टिकॉन ने उन बातों को राज रखने के लिए ताकि वो US तक ना पहुंचे।
अब क्योंकि कार्ली डिलन के कब्जे में होती है तो वहां पर उसे बचाने के लिए पहुंच जाता है सैम। और जब सैम वहां पर पहुंचता है तो उस पर काफी सारे डिसेप्टिकॉन्स हमला कर देते हैं, मगर तभी वहां पर पहुंच जाते हैं ऑटोबॉट्स। पहले तो हमें लगा था कि ऑटोबॉट्स सारे उस जहाज में निकल गए जिसके अंदर वो अंतरिक्ष में जाने वाले थे, मगर तब हमें पता चलता है कि ऑप्टिमस प्राइम ने सैम से झूठ बोला। ऑप्टिमस जानता था कि सैम को जरूर कोई ना कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो मुझसे उल्टे सीधे क्वेश्चंस पूछ रहा है, और वो तभी अपना प्लान चेंज करके वहां से भाग गए होते हैं। और जब आज उनकी जरूरत पड़ती है तो वो आज सभी के सामने आकर अब डिसेप्टिकॉन से लड़ना शुरू कर देते हैं। और वहीं पर हमें दिखाए जाते हैं इस कहानी के बहुत ही तगड़े CGI और बड़े बड़े फाइट सीक्वेंस, जिनके अंदर मेगाट्रॉन, स्टार स्क्रीम, और सबसे बड़ी बात तो है कि उनके पास में एक बहुत ही बड़ा डिसेप्टिकॉन जिसका नाम होता है ड्रिलर। वो तो जैसे मानो पूरे शहर के अंदर JCB की खुदाई कर देता है। उन सभी से लड़ते लड़ते US मिलिट्री की गोलियां खत्म हो जाती है और अब उनके पास में बस एक लास्ट रॉकेट लॉन्चर बचा होता है। तब वहां पर वो US वाले कहते हैं कि हम एक ऊंची बिल्डिंग पर जाएंगे और वहां से उस बड़े से पिलर को निशाना बनाएंगे जिसके अंदर वो 5 डिवाइसेस लगे हुए हैं। और वो जैसे ही वहां से निकलने की कोशिश करते हैं, मगर तभी वहां पर पहुंच जाता है शॉकवेव और वो उन्हें घूर कर देखने लगता है। और गाइस, पर्सनली बताऊं तो ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट सीन है इस मूवी से रिलेटेड, जहां पर सभी लोग शॉकवेव से बचने के लिए बिल्डिंग से कूद तो जाते हैं और वहां पर स्लाइड भी करने लगते हैं, मगर जब वो बिल्डिंग खत्म होने वाली होती है तो अपनी बंदूक से ही आगे के कांचों को शूट करके अगले फ्लोर पे कूद जाते हैं और इस तरीके से उन सभी की जान बच जाती है। मुझे ये सीन इस मूवी का काफी ज्यादा अच्छा लगा। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इस मूवी में आपका सबसे ज्यादा फेवरेट सीन कौन सा है। वहीं अब मेगाट्रॉन भी पहुंच जाता है और उन सभी पर हमला करना शुरू कर देता है और तभी उसे रोकने के लिए वहां पर पहुंच जाता है ऑप्टिमस प्राइम। और अब अगेन मेगाट्रॉन और साथ ही ऑप्टिमस प्राइम के बीच में एक फाइनल बैटल होना शुरू हो जाता है। और जैसा कि मैंने आपको लास्ट पार्ट्स में भी बताया था कि ऑप्टिमस प्राइम के पास में उसके ट्रांसफॉर्मियम ब्लेड्स होते हैं जिनकी मदद से वो बाकी सभी डिसेप्टिकॉन्स पर भारी पड़ रहा होता है। और फाइनली एक लंबी जंग के बाद में अब ऑप्टिमस प्राइम मेगाट्रॉन को जान से मार ही डालता है। वहीं पर अब सेंटिनल प्राइम भी गिरा पड़ा होता है और वो उससे मदद की गुहार लगाता है, कहता है कि मुझे छोड़ दो, मुझे जान से मत मारो। मगर तब ऑप्टिमस प्राइम उससे कहता है कि तुमने हमारे सभी दोस्तों के साथ दगा किया, तुम्हारी वजह से मेरे काफी सारे सोल्जर्स की जान गई, तो आखिर मैं तुम्हें जान से क्यों छोड़ूं। और वो अपने गन से उसे वहीं पर शूट कर देता है और इसी के साथ अब धरती पर जो एक और बड़ा हादसा होने वाला था वो टल जाता है और ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। सो गाइज, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर पहली बार इस चैनल पर आए तो इसे जरूर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। इसके बाद में मैं ट्रांसफॉर्मर सीरीज का 4th पार्ट जल्दी अपने चैनल पर अपलोड करूंगा। एंड अगेन गाइज, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।